एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। हमारे बाला साहब ठाकरे से प्रेरणा लेने वाली धरती है। आपको परभणी लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार माजल लान भाऊ, महादेव जानकर, उनको विजयी बनाना है। और ये है वो पार्लियामेंट में आकर के अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 20 अप्रैल के रोज परभणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान ये सभा महादेव जानकर इनके प्रचार के लिए आयोजित किए जाने पर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समय मौजूद थे। नरेंद्र मोदी इनका तकरीर खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर जब जमा हुए सब हाथ बताते हुए, उसी समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेश विटेकर ये भी वहाँ पर आए। उन्होंने जब उनसे मुलाकात कराई तो उस समय देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात करते हुए कहा कि पहले ये एनसीपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने अपना बलिदान देते हुए, और इससे पहले भी जब उम्मीदवार के लिए खड़े थे तो 40,000 वोटों से प्रत्याशी से हारे थे, लेकिन आज उन्हें मौका मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना बलिदान दिया और अपनी उम्मीदवारी तय होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी को समर्थन करते हुए इस बात को जब अवगत कराया तो नरेंद्र मोदी इन्होंने भी उन्हें बधाई देते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि तुम काम करते रहो, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपका ये बलिदान जाया नहीं जाएगा, फल जरूर मिलेगा। ऐसे शब्दों के साथ उनकी सराहना करते हुए आज हुए सभा में प्रतिक्रिया मिली। सभा खत्म होने के बाद सभी मिलकर नरेंद्र मोदी इनसे मिलने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान राजेश विटेकर अपने घूस पीट करते हुए और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाजू से जाते हुए देवेंद्र फडणवीस पहले उन्हें ना पहचान कर उन्हें रुकाने की कोशिश की। जब जैसे ही उन्होंने राजेश विटेकर को देखा, उनको देखते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है बलिदान व्यक्ति, जिसके कारण आज यहाँ महादेव जी जानकर उम्मीदवारी अपनी भर चुके हैं और आज लड़ रहे हैं। 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज दरगाह रोड स्थित रहने वाले रियाज भाई खाजी, इनके छोटे भाई रईस भाई खाजी दादा का शाम 6:30 बजे के दरमियान इंतकाल हो चुका था। उस दरमियान उनकी नमाज जनाजा रात 12 बजे ही रखी गई थी। पर अबरार खान साहब इनके बिल्डिंग के पीछे के मैदान में वहीं पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की सभा रखी गई थी और सभा के पीछे ही इस इंतकाल किए गए व्यक्ति का घर रहने की वजह से जनाजा पीछे ही रहने के बाद ये सभा इतने बड़े पैमाने पर रही कि यहाँ पे नारेबाजी और सारे ज़माने का साउंड गूंजा, जिसकी वजह से इस इलाके में नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सभा दूसरे दिन भी रखी जाती थी क्योंकि यहाँ के एक मशहूर मारूफ शख्सियत की इंतकाल हो चुका था। इसको देखते हुए कम से कम यहाँ पर आए हुए मुस्लिम नेताओं ने भी उनके घर को जाकर उनका इजहार भी कर रहे, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी एहसान की जैसी बात हो रही। लेकिन यहाँ के नेताओं को अपनी पड़ी हुई है, जबकि यहाँ का जो उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का खड़ा हुआ था वो वहाँ पर नहीं आया हुआ था, लेकिन ये नेताओं को अपने भाषणों की पड़ी थी। इसलिए पीछे जनाजा ना देखते हुए भी उन्होंने अपने माइक को जोर जोर में अपने आवाज़ पहुँचाते हुए उस घर के लोगों को और वहाँ के परिजनों को जो तकलीफ का एहसास दिया है, उससे इस इलाके में नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। यहाँ के एक पूर्व नगर सेवक रहे जावेद भाई, इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल जावेद दरगाह रोड प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर आज तारीख 19/4/2024 के दिन हमारे दरगाह रोड के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब रईस खाजी साहब उर्फ रईस बॉस, इनका 6 बजे इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल के ताल्लुक़ से तमाम मस्जिदों के अंदर ऐलान किया गया है कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर भी हमारे प्रभाग के अंदर उनके घर से 2 कदम की दूरी यानी स्टेज के एकदम पीछे उनका जनाजा था और वहाँ पे 9 बजे एक पार्टी का इलेक्शन के कैंपेनिंग का सभा रखा गया था और उस सभा को कैंसिल किया जा सकता था, पर उस सभा को कैंसिल नहीं किया गया। घर में जनाजा था स्टेज के पीछे और आगे भाषणें चल रहे थे, और उसमें दिल दुखाने वाली बात ये हुई
कि नारे तकबीर लगाए गए, नारे लगाए गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। इससे ज़्यादा क्या बातें होगी हमारे कौम के लिए। तमाम दरगाह रोड वालों का इस मामले में इतना दिल दुखा है, उस ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे बताया। जैसे मुझे उन्होंने ये बताया कि मुझे ऐसा हुआ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा कहीं ना हो। हमारे शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत और राज्यसभा मेंबर ये खुद स्टेज पे बैठे हुए थे, इन्होंने इस मामले को रोकना चाहिए था, पर नहीं, हम लोगों को इस तरह अपने लोगों को बताना था कि हमें वोट देना है, वोट देना है, पर मैयत और जनाजे का किसी को फिक्र नहीं थी। लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। उस वक्त मैं परभनी शहर में मौजूद नहीं था। तब मैं वापस आने के बाद मैंने ये मामले को देखा तो घर में मातम चल रहा था और यहाँ पे स्टेज पे भाषणें चल रही थी। ये मामला रुकाया जा सकता था, पर इन लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रचार मत करो, आप प्रचार करो, बिल्कुल करो, पर किसी के जज्बात का ख्याल भी क्या करना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए किया जा रहा है। उस पार्टी के लिए जिस पार्टी के सदर ने ये कहा था कि हमें बाबरी मस्जिद को गिराने में फ़ख्र महसूस होता है, उसके लिए हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं स्टेज से, जबकि स्टेज के पीछे जनाजा रखा हुआ है और उस शख्स का जनाजा रखा हुआ है जो इस दरगाह रोड के ऊपर मशहूर और मारूफ था। सब लोग उसे जानते और पहचानते थे। उसके घर में मातम और आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आपको अल्लाह के पास इन सब बातों का हिसाब देना होगा। इन सब बातें जो, ये सब बातें जो है अल्लाह के पास आपकी लिखी जा चुकी है कि आपने क्या किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आइंदा आप यही भी प्रचार कीजिए, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और उन मामलों को कैंसिल कीजिए। अगर आप आज ये सभा कैंसिल करते तो ये कल सभा हो सकती थी, पर आपने ये नहीं किया। आप अब इससे पता चलता है कि आप कितने कौम के हमदर्द है और आपको कौम से क्या मोहब्बत है। आप इसका ख्याल रखिए कि प्रचार के दरमियान ऐसा कहीं घटना होती है, ऐसा कोई वाक़या होता है तो आप उसकी इज्जत करें। मैं यही मैसेज देने के लिए आप तक आया हूँ कि आप लोग प्रचार कीजिए। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप वोट उसी को दीजिए जो उसका हकदार है। सच्चाई के साथ रहिए। लोग जो झूठ अफवाहें कर रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बस मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 20 अप्रैल 2024 शनिवार के रोज यहाँ के पालक मंत्री संजय बनसोड़े ये परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की जो नाराजगी थी उसको देखकर उन्होंने एक अपना महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूर्व महापौर प्रताप देशमुख, रिपाई के राज्य आयोजक DN दाभाड़े, माधव हतागड़े और रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक को आयोजित करने के कारण ये थी कि 17वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और महादेव जानकर महायुति के उम्मीदवार है। महायुति के सभी घटक दल उनके प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन DN दाभाड़े ने दिया था कि परभनी में रिपाई समूह के राज्य आयोजक ने कहा था उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। आज पालक मंत्री संजय बनसोड़े की बैठक में ली गई। इस बीच कोई मतभेद नहीं होने की बात करते हुए उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। इंडियामध्ये कुठलीही नाराजी त्यांची नव्हती, फक्त नियोजनाबद्दल त्यांच्या काही सूचना त्या ठिकाणच्या होत्या आणि म्हणून आमचे नेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांनी स्वतः मला फोन केला की संजय दाभाडे साहेबांसोबत त्यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पूर्ण जिल्ह्याची बैठक त्या ठिकाणी घ्या, त्यांना जे जे काही यंत्रणा लागेल ते त्या ठिकाणी त्याला पुरवण्याचं काम तुम्ही त्या ठिकाणी करा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि आमचा समाज पूर्ण जानकर साहेबांना पाठिंबा आहे असं त्या ठिकाणी त्यांनी जाहीर केलेलं आहे आणि आजपासून ते पूर्ण समाज बांधवाकडे जाऊन घराघरामध्ये जाऊन तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान करण्यासाठी आणि दुसऱ्यांदा रामदास आठवले साहेबांना मंत्री करण्यासाठी आणि केंद्रामध्ये तुम्ही पाहिला असाल की माधवराव जानकर नुसते खासदार म्हणून जाणार नाहीत, तर केंद्रातली महत्त्वाची जबाबदारी सुद्धा माधवराव जानकर साहेबांकडे त्या ठिकाणी येणार आहे। म्हणून आमचे नेते शहराचे प्रमुख प्रतापभैया देशमुख साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं नियोजन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। म्हणून दाभाडे साहेबांनी आता सर्व तालुका प्रमुखाला सूचना त्या ठिकाणी केल्या। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी लोकसभा के महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर इनके प्रचार के लिए आज तारीख 20 अप्रैल 2024 शनिवार के रोज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनकी प्रचार सभा परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित लक्ष्मी नगरी में आयोजित की गई थी। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री संजय बनसोड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, सांसद भागवत कराड़, विधायक मेघना बोर्डीकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक विक्रम काळे, विधायक बबनराव लोनीकर, विधायक बाबाजानी दुर्रानी, पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर, पूर्व विधायक मधुसूदन केंद्रे, पूर्व विधायक मोहन फड़, पूर्व सांसद सुरेश जाधव, विधायक अतुल सावे, संजय केनीकर, राजेश विटेकर, आनंद भरोसे, संतोष मुरकुटे, राजेश देशमुख, डॉक्टर सुभाष कदम, प्रथम महापौर प्रतापभैया देशमुख, राहुल लोनीकर, डॉक्टर विद्याताई चौधरी, रंगनाथ सोलंके के अलावा महायुति के मित्र पक्षीय पदाधिकारी इस समय हाजिर थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने भरी सभा में महादेव जी जानकर इनके सिटी बताकर उस पर वहां महादेव जी जानकर इन्होंने सिटी बजाकर सभी सभा को आकर्षित किया। ईवीएम मशीन पर सिटी का बटन दबाते हुए भारी वोटों से जीत हासिल कराने का आह्वान और अपील की। इस समय विधायक मेघना बोर्डीकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक बबनराव लोनीकर, पूर्व सांसद सुरेश यादव, लोकसभा उम्मीदवार महादेव जी जानकर और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने अपने अपने भाषण में सभी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन अमनित तिने कुंडीकर इन्होंने किया तो आभार राजेश विटेकर इन्होंने माना। भारत माता की, भारत माता की। परभणीकरांना माझा राम राम। संत जनाबाईच्या या नगरीला आणि देवी प्रभावतीच्या नगरीला माझे कोटी कोटी वंदन। परभणी की धरती से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, राजर्षि साहू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती पर साईं बाबा जैसे अनेक संतों के चरण पड़े, इसलिए परभणी का आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं है। कल पहले चरण के मतदान के उत्साहजनक रुझानों के बाद अब परभणी का ये प्रेम बता रहा है, इतनी विशाल जनसंख्या और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और मैं देख रहा हूं ये हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, पीछे बहुत लोग इस कड़ी धूप में तप रहे हैं। ये हमारी जगह छोटी पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है, मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं
उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। लौट आऊंगा। ये जो चारों तरफ एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। जब सेना के हथियारों से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है।
यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। और मैं आपको एक काम बताता हूं, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये जो जिनको घर मिले है कौन? या तो ओबीसी समाज के लोग हैं, या तो दलित समाज के लोग हैं, या तो आदिवासी समाज के लोग हैं। यही लोग थे, वो वंचित रह गए थे। और मैंने इतना सारा किया है, लेकिन अभी जब आप लोगों के घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, और कहीं कोई इक्का दुक्का जिसको अभी घर मिलना बाकी हो, कोई इक्का दुक्का जिसको गैस का कनेक्शन मिलना बाकी हो, नल से जल मिलना बाकी हो, तो मेरी तरफ से उनको बता देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरे टर्म में आपका काम भी हो जाएगा। ये बताओगे? मेरी तरफ से गारंटी दोगे? आप ही मेरी गारंटी हो, करोगे ना? मेरे लिए तो आप ही मोदी हो। तो घर घर जाके बताओगे ना? देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाएं, मां की आंख से आंसू न बहे। इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है, आने वाले 5 साल भी देता रहेगा। आज परभणी में 17 जन औषधि केंद्रों में बिना भेदभाव सभी को 80% डिस्काउंट, 80% छूट पर दवा मिल रही है। यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। परभणी में आज 75% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार ने परभणी के 9 लाख से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीका भी लगाया है। कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो। मैंने गरीबी की जिंदगी को जी है। मैं भी आप ही की तरह पिछड़े परिवार में से आ रहा हूं, इसलिए गरीब का दुख भली भांति समझता हूं। और इसलिए मैंने तय किया, जो मैंने सहा वो देश के किसी गरीब को नहीं सहना पड़े। और इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। भाई और बहनों, मराठावाड़ का ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी वाला है। यहां का ब्लैक कॉटन, सोयाबीन, ज्वार बाजरा आपकी कमाई का बड़ा साधन है। लेकिन इस उपज को लेकर कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वालों ने कभी आपकी परेशानी नहीं समझी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है सिंचाई की। एनडीए की पिछली सरकार में जहां जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई थी, मराठवाड़ वोटर ग्रिड योजना शुरू हुई थी, लेकिन इंडी अघाड़ी वालों को
आपसे इतनी दुश्मनी है कि इन दोनों योजनाओं को रोक दिया। अब भाई एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी की टीम इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करवा रही है। परभणी के सेलू तालुका में लोअर दुधना प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। साथियों, यहां के किसानों की एक बड़ी चुनौती मौसम की मार भी रही है। पहले की सरकारों के समय किसानों को फसल बीमा की रकम मिलना असंभव था, लेकिन एनडीए सरकार ने सिर्फ एक जिले परभणी में ही किसानों को फसल बीमा के 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी सरकार जो ऑयल सीड मिशन शुरू करने जा रही है, उससे यहां सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा। परभणी अब देश के खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। परभणी के लाखों किसानों को भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के 850 करोड़ रुपए भी दिए हैं, और जो राज्य सरकार दे रही है वो अलग। अमरावती में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का भी यहां के कॉटन उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होगा। साथियों, मोटे अनाज श्री अन्न को पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार बड़े पैमाने पर श्री अन्न को बढ़ावा दे रही है। सुपर फूड है, हम दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आपके यहां का ज्वार बाजरा केवल महाराष्ट्र और देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पौष्टिक लाभ देगा। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मेरे संकल्प है। इसलिए हम समस्याओं के समाधान के लिए ठोस काम करते हैं, ठोस काम में भरोसा करते हैं और ठोस काम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हमारा मराठावाड़ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने क्षेत्र के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। परभणी में 5 अमृत स्टेशनों का विकास हो, मड़मान नांदेड़ रेल लाइन के परभणी सेक्शन का दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन हो, बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग हो या फिर शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज परभणी और मराठावाड़ की तस्वीर बदल रहे हैं। जालना में 250 एकड़ के ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। इससे भी इस पूरे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। साथियों, एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है कि हम देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। अगले 5 वर्ष के लिए अब हम देखते हैं कि आजकल हर परिवार में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी हर परिवार में होते ही हैं, क्योंकि अब आयु लंबी हो रही है। और जो बेटा कमाता है या बेटी कमाती है, उसके लिए अपने बुजुर्ग मां बाप को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, कर लेते हैं।
लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर परिवार में सबके लिए दिक्कत होती है कि अब पैसा बुजुर्गों के लिए कितना खर्चा करें, बच्चों के लिए खर्चा कितना करें। एक प्रकार से उसके सारे सपने भूल जाते हैं। और इसलिए मोदी ने तय किया कि मेरे सभी परिवार के जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उनका बोझ मैं कैसे कम करूं। और इसलिए हमने 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हमारे देश में हैं, 70 साल की उम्र के हर बुजुर्ग माता पिता को उनकी बीमारी में अब इलाज का काम जिम्मेवारी मोदी का रहेगा, आपके इस बेटे की रहेगी। 70 साल से ऊपर के हर किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हम मुद्रा योजना के तहत अब युवाओं को 20 लाख रुपए तक की मदद देंगे। एनडीए सरकार अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करेगी। और इन सारे प्रयासों को हमारी जो महाराष्ट्र की त्रिपुटी है, शिंदे जी, फडणवीस जी, अजित पवार जी, उनकी सरकार और तेजी से आगे बढ़ाएगी। साथियों, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के बीच आपको इंडी अघाड़ी से बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। वहां के दलितों को इतने सालों तक अधिकार ही नहीं मिलने दिए। महाराष्ट्र में इंडी अघाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठावाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। अब बताइए, उनके लिए प्रायोरिटी थी याकूब मेनन की कब्र। भाई और बहनों, श्री महाराज पाचले गांवकर जैसे संतों की धरती है, जिन्होंने सन्यासी होकर भी निजामों के विरुद्ध में संघर्ष का नेतृत्व किया था। परभणी हमारे बाला साहब ठाकरे से प्रेरणा लेने वाली धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रजाकारों की मानसिकता को क्या हमारी परभणी में स्थान मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या पालघर के साधुओं की हत्या का मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में कोई ठिकाना मिलना चाहिए? क्या साथियों, कांग्रेस और उसके दोस्तों को भारत की हर विरासत से चीड़ है। कांग्रेसी सरकारें तो आजादी के बाद भी सेनाओं में अंग्रेजी निशानों को ढो रही थी। हमारी नौसेना के झंडे पर अब तक अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह था, हमने उसे हटाया।
इतना ही नहीं, हमने नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का निशान लगाकर नेवी को नई पहचान दी है। नेवी के अधिकारी जो एपोलेट पहनते हैं उसमें भी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की झलक दिखती है। कुछ महीने पहले ही हमने नौसेना दिवस मनाने की परंपरा को भी बदला। पहले नौसेना दिवस दिल्ली में हुआ करता था, हमने नौसेना दिवस पर सिंधु दुर्ग के किले में भव्य आयोजन करके छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि भी दी और उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का व्रत भी लिया। लेकिन जब हम छत्रपति शिवाजी के सम्मान में कुछ करते हैं तो ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। साथियों, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के संकल्पों के लिए महाराष्ट्र के हर सीट पर एनडीए गठबंधन को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आने वाली 26 अप्रैल को आपको परभणी लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार माजल लान भाऊ, महादेव जानकर, उनको विजयी बनाना है। और ये है वो पार्लियामेंट में आकर के लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये माजल लान भाव विजयी होकर के आए, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। करेंगे? एक तो घर घर जाना है, जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, कितनी ही गर्मी क्यों न हो ज्यादा मतदान कराएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। सुबह सुबह मतदान कराएंगे। दूसरा काम, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। हर पोलिंग बूथ को जीतने के लिए अगड़े हो या पिछड़े सबके दिल जीतने होते हैं। जीतोगे? पक्का जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ये मेरा काम है, करोगे? मोदी का काम है, महादेव का नहीं है। करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, घर घर जाना और बताना कि अपने मोदी भाई परभणी आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब हर बुजुर्ग के पास मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो हर माता, बहन, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है। उनके आशीर्वाद मुझे देश के लिए दिन रात दौड़ने की ताकत देते हैं और इसलिए ये मेरा पर्सनल काम है। करेंगे ना? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे ना? मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। ये थे धर्म के नाम पर धर्म रक्षक के संकल्प के साथ अयोध्या में धर्म ध्वजा फैलाने का काम जिनने किया है, वो प्रधानमंत्री भारत के। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम।
हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है।